डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें 20 प्रश्नों का मैं व्याख्या सहित बताऊंगा, जिससे आपको यहां से 100 से अधिक प्रश्न मिल जाएंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे बौद्ध धर्म से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 501 ईसा पूर्व और डी 544 ईसा पूर्व। तो इसका ए आंसर सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता का नाम सुयोधन शाक गणराज्य के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की या कोलीय वंश की कन्या थी। और गौतम बुद्ध बचपन में ही सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश और डी कोलीय वंश। तो इसका डी आंसर सही होगा। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थी। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु और डी पाटलिपुत्र। तो इसका बी आंसर सही होगा। लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो इसका सी आंसर सही होगा। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, और जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। और ये कुशीनगर उस समय मल्ल गणराज्य में था, और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में मल्ल गणराज्य में ही हुई थी। पांचवा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणराज्य में हुआ था? ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के, डी पल्लों के। तो इसका ए आंसर सही होगा। मल्लों के गणराज्य में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। छठवां प्रश्न है, अलवर और कलाम कौन थे? एक बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक, सी एक बुद्धकालीन शासक और डी बुद्ध के गुरु। इसका डी आंसर सही होगा। बुद्ध के गुरु थे, और अलवर कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे।
महाभिनिष्क्रमण के बाद जब ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलवर कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उसने दीक्षा ली और कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध की संतुष्ट नहीं हुए और अलवर कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। 7वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो इसका बी आंसर सही होगा। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन या उपदेश दिया था, जिसे सारनाथ या मृगदा के भी नाम से जाना जाता है। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी में स्थित है, और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में और डी राजगीर में। तो इसका बी आंसर सही होगा। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 9वां प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानिक, बी उदयन, सी बोधि और डी निश्चु। और इसका बी आंसर सही होगा। उदयन के शासन काल में वो कौशाम्बी आए थे। बुद्ध वत्स राज्य उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे और वहाँ उन्होंने 9 विश्राम किया और उदयन ने पिंडोल भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद बोधित राम विहार और भिक्षुक संघ को दान में दिया था। 10वां प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी कश्मीर में और डी राजगीर में। इसका सही आंसर सी होगा। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। आइए बौद्ध संगतियों के बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शवा कमीर के अध्यक्षता में कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस्क की अध्यक्षता में अशोक के शासन काल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी में कश्मीर के
कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। तो इसका बी आंसर सही होगा। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शवा कमीर की अध्यक्षता में किया था। 12वां प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? ए गांधी जी के तीन बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 नगीने और डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका डी आंसर सही होगा। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। और ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार एवं शिक्षिकाएं इसमें वर्णित है और सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत वर्णित है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत वर्णित है। 13वां प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़े बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी और डी अशोक के शिलालेख। तो इसका बी आंसर सही होगा। सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है और सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। 14वां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर और डी पटना। तो इसका सी आंसर सही होगा। राजगीर में स्थित है और विश्व में वे राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है और वैशाली स्थित स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर यानी 125 फीट है एवं इसकी चौड़ाई 36 मीटर है और 118 फीट तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर या 65 फीट है। 15वां प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? ए बौद्ध से, बी जैन से, सी गीता से और डी वेदांत से। तो इसका ए आंसर सही होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को स्वीकार किया है और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और क्षणिकवाद, अनित्यवाद तथा तार्किक विकास है जो बुद्धेतर दर्शन में अस्तित्व में आया और क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है और जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसके लिए एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ए बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर को और डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका ए आंसर सही होगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है या एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। 17वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी हर्षवर्धन। इसका बी आंसर सही होगा, कनिष्क। और कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। और इस प्रकार कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। 18वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो इसका सी आंसर सही होगा, गुप्त युग में हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय एक विख्यात बौद्ध पीठ का विद्यालय था और यह दक्षिण बिहार के राजगीर के निकट स्थित इसके ध्वसा से बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। और 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध महाविहार को दान दिया। और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए विख्यात था। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। 19वां प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। तो इसका ए आंसर सही होगा, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। और यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। और वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रधान केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूरब या पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने
775 से 800 ईस्वी में की थी और उसने ही यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। और वाराणसी हिंदू संस्कृति का एक प्रधान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित एक बौद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। 20वां प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल और डी भेड़। इसका सही आंसर होगा घोड़ा होगा। गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा है। बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं के प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। गर्भ में जब गर्भ में हुए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। जन्म हुआ था तब उसका चिन्ह कमल है। यौवन उसका प्रतीक जो है सांड है। गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण का चिन्ह घोड़ा है। और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष है। समृद्धि का चिन्ह इनका शेर है। और प्रथम प्रवचन या धर्म चक्र प्रवर्तन का चिन्ह चक्र है। और निवारण पद चिन्ह और मृत्यु या महापरिनिवारण का चिन्ह जो है स्तूप है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।